नमस्कार विद्यार्थियों, हम स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम स्वर का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। इन दो के वर्गीकरण के आधार क्या हैं और उन आधारों पर किस किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। ये जो वीडियो है ये स्नातक के प्रथम वर्ष के अलावा उन समस्त प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी है जो जिनके सिलेबस के अंदर व्याकरण आती है, तो वो भी थोड़ा ध्यान दें इस पर। स्वर और व्यंजन पढ़ते समय जब हमने स्वरों को वर्गीकरण आपको बताया था, तो आपको स्वर और व्यंजन की परिभाषा से भी परिचित कराया था। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा निर्बाध गति से मुख विवर से निकलती है वे है स्वर, इसीलिए कहा था कि वे स्वतंत्र है। और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर में उसके किसी स्थान से टकराती है या बाधित होती है, संघर्षित होती है, वहां व्यंजन निकलते हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण हम किस किस आधार पर कर सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है उच्चारण स्थान, जिसमें हमने स्वरों को भी लिया था। उच्चारण स्थान कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम किस किस प्रकार से, इसमें हम ये देखेंगे कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान मुख विवर के अंदर कौन सा है। तो जब हम तीन वर्गीकरण करेंगे, तीन प्रकारों से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। दूसरा है प्रयत्न, और प्रयत्न में ही हम दो प्रकार के प्रयत्न पढ़ेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अभी तीन प्रकार हो गए, तीन प्रकार के व्यंजनों को हम पढ़ रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा आप इस बात का, जहां गलती होती है वो गलती क्या है कि कभी उच्चारण स्थान के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया है व्यंजनों का, तो वहां किसी व्यंजन का नाम आ रहा है तो वही व्यंजन इधर भी आएगा, क्योंकि उच्चारण, उसका उच्चारण स्थान अलग है और उसके उच्चारण में किया गया प्रयत्न अलग है। तो जो वर्ण इधर आ रहा है, हो सकता है नहीं होगा ही, वो व्यंजन जो है इन दोनों में से किसी एक में भी आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर याद किया कि फलाना वर्ण जो है वह वत्स्य है, जैसे न स ल की हम जब बात करेंगे तो वत्स्य से बोला जाता है। तो जब वत्स्य से बोला गया तो यहां पर आकर के वो प्रयत्न में जो वही वर्ण किसी न किसी क्षण में, जैसे अनुनासिक में मिल जाएगा आपको, अभ्यंतर प्रयत्न के अंदर न शब्द यानी नाक के माध्यम से जब हवा निकलती है या मुंह और नाक के सहयोग से जिन वर्णों को बोला जा सकता है उनमें अनुनासिकता पाई जाती है, तो वही वर्ण इनमें भी आएंगे। तो आप इस चीज को लेकर के कंफ्यूज ना होएं, ठीक है। वो अलग वर्ग है और ये अलग वर्ग है, दोनों को अलग अलग प्रकार से ही आपको याद करना पड़ेगा। अब स्थान की बात करते हैं। सबसे पहला उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है, और कंठ से मतलब जिस व्यंजन को हम कंठ की सहायता से बोलते हैं, यदि वहां पर हवा, मुख विवर से निकलने वाली हवा, पवन कहां बाधित हो रही है, कंठ के अंदर बाधित हो रही है, तो जिस भी उच्चारण स्थान द्वारा वह हवा बाधित होती है वही उसका उच्चारण स्थान भी कहलाएगा। अब कंठ से मतलब है जो कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन हैं। अब इसके अंदर आपका समस्त क वर्ग आ जाता है। अब कल यानी इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला पूरी याद कराई थी, तब आपको याद हो जानी चाहिए कि क वर्ग में क्या क्या, क ख ग घ, उसके बाद ड़ नहीं है, आपको ड़ नहीं याद करना है। क ख ग घ ङ है, देखिए क ख ग घ और ग। यहां पर अनुस्वार या नुक्ता जिसे हम कहते हैं साइड में, यानी एक तरफ लग रहा है न कि नीचे। अगर यही नुक्ता नीचे लगता है तो वह ड़ की ध्वनि निकलती है। कई जगह आप पेड़ ऐसे लिखा हुआ देखेंगे जो कि त्रुटिपूर्ण है, ये ड़ की ध्वनि नहीं है, ये क वर्ग का अंतिम अनुनासिक वर्ण है। और इस अनुनासिक वर्णों की बहुत बढ़िया एक और विशेषता भी है कि यदि कोई शब्द ऐसे लिखा जाएगा, कंगन, आप अनुस्वार लगा देते हैं। अब ये देखना है कि अनुस्वार के पीछे कौन सा वर्ण आया है, कौन सा व्यंजन आया है, ग
ग, और ग किस वर्ग का है? क वर्ग का है, और इस वर्ग का अंतिम अनुनासिक वर्ण क्या है? ग। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब टंकण की सुविधा के लिए या लिखने में ज्यादा समय ना लगे, ज्यादा लिखना ना पड़े, इसके लिए हम शॉर्ट वे अपनाते हैं, हल्का रास्ता पगडंडियों वाला अपनाते हैं, जिसमें हम ये करते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। ऐसे ही बिल्कुल जो चाह चावर की बात है, अब ये निकलने वाली ध्वनि कहां से निकल रही है? कंठ से निकल रही है। विषय से इतर हो गए हम। फिर है तालव्य। क्रम से ही याद करने की कोशिश करें, ताकि जिस प्रकार व्यंजनों का क्रम है क च ट त प वर्ग, ये 5 वर्ग एक लाइन में आ रहे हैं, हम उसी प्रकार से उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस क्रम को याद करेंगे और इस क्रम को याद करेंगे, तो हमें बाद में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि सीधा पूछ लिया आपको छ वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको फटाक से यदि ये क्रम याद है तो आप उसका तालमेल बिठा पाएंगे। तालव्य है च वर्ग, और च वर्ग में क्या? च, छ, ज, झ और य पंचम वर्ण है। फिर है मूर्धन्य। साथ साथ आप ये भी पता करते चलें ये उच्चारण स्थान मुंह में किस तरफ है। कंठ जो गले से थोड़ा सा नीचे की स्थिति है, उससे नीचे काकल्य ध्वनि होती है। जहां यदि सिर्फ आपको क मांगा जाए और ऑप्शन में कंठ के अलावा काकल्य भी हो, काकल्य ये उच्चारण स्थान का नाम है। गले के अंदर कंठ से नीचे काकल होता है। यदि काकल्य ध्वनि की बात हो रही है और ऑप्शन में आपको काकल्य दिया है, तो आपको क वर्ग के लिए काकल्य को ही टिक करना होगा। और यदि सीधा सीधा आपको कंठ ध्वनियां पूछ ली, तो आप क वर्ग में आने वाली ध्वनियों का नाम ले सकते हैं। दूसरा है तालु। हमारे जीभ से ऊपर का स्थान जहां हमारे जीभ का अग्रभाग स्पर्श कर सकता है, वह तालु है। तो यह तालु तालव्य वर्ड, तालव्य व्यंजन जो कि च वर्ग वाले हैं, च छ ज ज य। अब आती है मूर्धा। मूर्धा से मतलब है तालु से थोड़ा सा बाहर की तरफ, वो आपकी मूर्धा है। देखिए ये आपका इस तरह का चित्र बनता है। जीभ के ऊपर का जो स्थान है, ये आपका यहां से कंठ, यहां से आपका काकल्य, ये आपका तालव्य, ये आपकी मूर्धा, और ये आपका वत्स्य। जो मसूड़े हैं, मसूड़ों को स्पर्श करती हुई जो चमड़ी है, वो आपका वत्स्य कहलाती है। जहां से न, स, ल और र, ये 4 व्यंजन वहां से बोले जाते हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। ये कहलाता है वत्स्य। तो आपको पूरे मुंह के अंदर कंठ से लेकर के दांत तक की, और उसके आगे दंत यानी जो दांतों के स्पर्श करे जहां जीवा, उसके स्पर्श के साथ बोली जाए। ओष्ठ जो होठों के सहयोग से बोली जा रही है, तो उनको पकड़ना आपके लिए आसान है, लेकिन ये अंदर के जो शब्द हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब जहां जिह्वा मूर्धा से टकराती है, वह मूर्धन्य शब्द हैं। अब इसमें क, इसमें च, अब इससे आगे का वर्ग ट वर्ग ले लीजिए। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ और न। उसके बाद आते हैं दंत, यानी जब जीवा दांतों से स्पर्श करे और उसके माध्यम से जिन व्यंजनों का उच्चारण किया सके, वह है दंत्य, जिसके अंदर आता है आपका त वर्ग, यानी त, थ, द, ध और न। ये मैंने जो गोले किए हैं वह पंचम वर्ण हैं, और इनको अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। यह अनुनासिकता के साथ पूछा जाए इनको लेकर के, चाहे नासिक्य वर्ण पूछे जाएं या आपको पंचम वर्ण पूछे जाएं। और इन पंचम वर्णों की मैंने आपको विशेषता बताई कि जब भी कोई शब्द लिखा जाएगा, और यदि जिस वर्ग का वो शब्द है, वो वर्ण है, उस वर्ण से पहले यदि अनुस्वार है, तो अनुस्वार की जगह आप उसका पंचम वर्ण को प्रयोग में लाएंगे। जैसे चंचल, हमने अनुसार लगाया समय की बचत के लिए या टंकण की सुविधा के लिए, कुछ भी समझ लीजिए। अब यदि इसको स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा, तो ये च दूसरा जो वर्ण है वो च वर्ग का ही है, और इसका अंतिम अनुनासिक जो नासिक वर्ण है वो है य। तो इसको
शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ये इसका नियम है, तो आपको याद में रखना होगा इस चीज को। अब आगे चलते हैं। दंत के अलावा ओष्ठ्य, जो इसका अगला वर्ग है जो होठों की सहायता से बोला जाता है, वो है प वर्ग, यानी प, फ, ब, भ और म। अब आप ये पांचों पंचम वर्ण आपके सामने हैं। इन सभी को पंचम वर्ण कहा जाता है और इन्हें ही अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो यदि अनुनासिक वर्ण पूछे जाएं, पंचम वर्ण पूछे जाएं, इनको लिखने का नियम पूछा जाए, या किसी शब्द को जहां अनुस्वार लगा हो और आपको शुद्ध रूप में लिखने को दिया जाए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो वत्स्य की सहायता से बोले जाते हैं। वत्स्य, वत्स्य वर्ण जो हैं मैंने आपको बताया, न, स, ल और र, ये चार वर्ण हैं जो जहां जिह्वा वत्स्य से टकराती है वहां पर ये बोले जाते हैं। अब है दंतोष्ठ्य, जो दांत और होठ दोनों की मदद से, दोनों के टकराहट से निकलने वाले वर्ण हैं, वो है व और फ। देखिए, पहले व, फ बोला जाता था, ओष्ठ्य कहलाते थे, लेकिन जब इनके साथ नुक्ता लगता है, यानी हम किसी फारसी या अरबी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, वहां पर ये व बोला जाएगा, व नहीं बोला जाएगा। जो हिंदी भाषा में जो व चलता है उसमें और ब में बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इस व में और इस फ में बोलने के लिए आपको होठों के साथ साथ दांतों की मदद की भी जरूरत होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया काकल्य ध्वनि, जो सिर्फ क वर्ण के लिए, क वर्ग की बात नहीं हो रही, अकेले क वर्ण की बात हो रही है, वह काकल्य ध्वनि है। क जिसको बोला जाता है नुक्ते के साथ। काफिर, काबिज, जिन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं वो जो है वो काकल्य ध्वनि कहलाती। ये सभी हो गए आपके उच्चारण स्थान के आधार पर। इतने उच्चारण स्थान है जो वर्णों में काम में आ रहे हैं। स्वरों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब वर्णों की चर्चा में यदि आपको ये बोला जाए निम्न में से कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण है, कौन सा व्यंजन है, तो आपके लिए मेरे हिसाब से पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब बात करते हैं प्रयत्न की। अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों की बात हो रही है। अब इनमें दो तरह के प्रयत्न हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर को देखते हैं जहां उच्चारण स्थान के लिए जीवा कहीं ना कहीं मुंह के अंदर स्पर्श करती है, वो अभ्यंतर यानी आंतरिक प्रयत्न है। इसमें आते हैं स्पर्श, पहले है स्पर्श, जहां जीवा कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है। तो देख लीजिए क से प वर्ग तक, यानी शुरुआत के 5 वर्ग और 5 गुना 5 यानी 25 वर्ण इस वर्ग में आ रहे हैं। अब इसमें हम च को छुड़वाएंगे आपसे। क्यों छुड़वाएंगे? कारण है उसका। देखिए, जो च वर्ग है वह आपका संघर्षी भी कहलाता है। जैसे स्पर्शी है, स्पर्श के अंदर ही एक स्पर्श संघर्षी भी है। वो स्पर्श संघर्षी जो है वो च वर्ग है आपका। वो स्पर्श तो करता ही है, लेकिन स्पर्श के साथ संघर्ष भी कर रही है वहां हवा निकलने में, तो वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, च वर्ग। ठीक है, तो कभी कभी अलग से च वर्ग के बारे में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श में भी कौन से, स्पर्श में भी वो स्पर्श संघर्षी है। दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ क्यों कहते हैं इनको? हवा बहुत कम बाधित होती है, अंदर ही रह जाती है, स्वरों की तरह से इनका उच्चारण किया जाता है। य र ल व, य र ल और व, इनमें हवा मुख विवर से बहुत कम मात्रा में बाहर निकल पाती है। अगला है उष्म, जिसमें हवा थोड़ी सी गर्म होकर मुख विवर से बाहर निकल रही है, वह है आपके श, स, स और ह। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं अर्ध स्वर। कभी कभी स्पेशल ही पूछा जाता है इन दो के बारे में, य के और व के बारे में। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका उच्चारण काफी कुछ
स्वरों से मिलता जुलता है। स्वरों के और इनके बीच में विभाजित रेखा बहुत छोटी सी है, बहुत महीन सी है, इसलिए इनके उच्चारण में बहुत कम भिन्नता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, आधे स्वर के समान है। पार्श्विक, पार्श्विक जिसमें हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व से निकल जाती है, ल। अब यहां न ल जो है, अब देखो वत्स में भी हमने डाला है इसको, तो वत्स से टकराती तो है, लेकिन हवा जिह्वा के पार्श्व से निकल रही है। फिर है लुंठित, बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, लुंठित भी कहते हैं इसे और प्रकंपित भी कहते हैं। ये है र, इसमें हवा लुढ़कती हुई सी महसूस होती है, जिह्वा में थोड़ा सा प्रकंपन महसूस होता है, तो ये प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। फिर है सातवां अनुनासिक, जब मैंने आप पहले भी बता दिया। ये पांचों जो है 1 2 3 4 5 या न और म, ये सभी अनुनासिक, ये सभी मैंने आपको बताए जो वो आभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर बताए। अब हम चलते हैं बाह्य प्रयत्नों की ओर। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर हम कितने प्रकार से व्यंजनों को वर्गीकृत कर सकते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। बाह्य प्रयत्न, अब बाह्य प्रयत्न किस किस प्रकार से हो सकते हैं? घोष, अघोष या अल्पप्राण और महाप्राण। बात करते हैं घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। महाप्राण, ये 4 प्रकार है इसके, 1 2 3 4। जहां मुख्य विवर में स्वर तंत्रियों में थोड़ा कंपन महसूस होता है वहां घोष है, जहां कंपन नहीं होता है वहां अघोष है। जो घोष है उन्हें सघोष भी कहा जाता है, और जहां कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहा जाता है। अल्पप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु प्रयुक्त की जाती है वे अल्पप्राण हैं, और जिसमें बहुत प्राणवायु की आवश्यकता होती है वह महाप्राण कहलाते हैं। अब इनमें क्या क्या आते हैं? घोष